देता हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, by direction of magnitude. हाँ, विच इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर ऐसा नहीं है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एंड मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर रहा तो बेशक मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, दो लॉ है वेक्टर एडिशन के जो आपको पढ़ने हैं। एक ट्रायंगल लॉ है वेक्टर एडिशन का, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी इन दोनों में से किसी भी एक लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल करंट। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, हमें पता होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होगी, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना। करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। हम टेंसर क्या है फिलहाल उस पर नहीं जाना हमें, वो आपकी क्यूरियोसिटी है अगर आप सर्च करना चाहते। ओके, तो अब यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको देख लेते हैं पहले। तो वेक्टर लिखते कैसे हैं? तो बुक में तो बोल्ड कर दिया जाता है वेक्टर को, ये बुकिश मेथड है। बोल्ड, जहां पे भी बोल्ड लेटर हो, बोल्ड एंड डार्क लेटर, वो वेक्टर है। लेकिन हम तो बोल्ड नहीं बना सकते बार बार, तो हम वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। ठीक है, उसके ऊपर एक एरो लगा देना, वो वेक्टर का सिंबल कहलाता है। अब इसमें दो बेसिक जो टर्म्स हैं, उनमें पहला है सम बेसिक टर्म्स करके, मैं हेडिंग डाल लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें तेजी से करानी होंगी मुझे। सम बेसिक टर्म्स, तो इसके अंदर सारी कवरेज ले लूंगा मैं। जैसे पहला है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? व्हेन द वेक्टर is represented with respect to origin, is drawn with respect to origin, that is a point in space। अब वो स्पेस 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। is represented with respect to origin, origin के रिस्पेक्ट में अगर है तो पोजीशन वेक्टर, कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अभी देखना कैसे। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन के अलावा किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर वेक्टर होगा उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। साधारण डेफिनेशन, ओरिजिन के अलावा किसी भी दो पॉइंट पे अगर क्या हो, किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर आप वेक्टर ड्रॉ कर दें, उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं। व्हेन ड्रॉन, व्हेन अ वेक्टर इज ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स, व्हेन अ वेक्टर इज ड्रॉन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, डेफिनेशन आपसे कोई पूछ नहीं रहा। व्हेन अ वेक्टर इज ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन, तो उसका नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी देखना, दोनों को समझा देता हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट, तो सपोज मेरे पास ओरिजिन है
अब देखो, अगर ये कोई पॉइंट है स्पेस में, पॉइंट पी, और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब मैं इस वेक्टर को बनाऊंगा तो आर वेक्टर बनाऊंगा। ध्यान रहे, मैं अभी कहीं भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा, मैं भी कहीं भी कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रहे। पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में, पॉइंट पी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर वेक्टर है। अब ये आर वेक्टर सिलेंड्रिकल में भी हो सकता है, स्फेरिकल में भी, और कार्टेशियन में भी। तो डोंट मिस मिस थिंक ऑन योर माइंड कि भाई इसे तो मैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप लिख सकता हूँ, वो अभी से ही मत करने लगना। अभी वेक्टर समझा रहा हूँ, वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे यूज करना है बाद में समझाऊंगा। और ये आपका पोजीशन वेक्टर पी डैश पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश वेक्टर है। तो ये दोनों ओपी एंड ओपी डैश आर पोजीशन वेक्टर्स। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर्स। अब यहाँ देखो, ये जो था पहले से जो बना हुआ था ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो पहले से बना हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसे मैं डेल्टा आर वेक्टर लिख सकता हूँ। समझ गए? बिटवीन पॉइंट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब इसका ओरिजिन कहीं भी, इस वेक्टर का ओरिजिन कहीं पे भी 0 0 नहीं है। ठीक है, इसका टेल और इसका हेड कहीं भी ओरिजिन पे लाई नहीं करता, ना ये ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है, ना ही ओरिजिन पे एंड हो रहा है। तो इस तरीके का वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। हाँ, इसे हम पोजीशन वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पॉइंट का आर वेक्टर, इस पॉइंट का आर डैश वेक्टर, तो ये हो जाएगा आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये ऐसा हो सकता है। तो आप समझ गए ना पोजीशन वेक्टर क्या है? व्हेन ए वेक्टर इज ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसका टेल या हेड दोनों में से कोई एक ओरिजिन पे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। लेकिन वेक्टर का ना तो टेल ना हेड कुछ भी ओरिजिन पे ना हो, वो स्पेस में हो, 2D हो या 3D हो, 3D की बात कर नहीं रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर टॉपिक है हमारा। एक्चुअली ये भी सम की डेफिनेशंस में ही आ जाता है, तो मैं इसे एज अ सी पॉइंट मान के चलता हूँ की डेफिनेशंस के अंदर। सी, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। अब देखो, वेक्टर इक्वल होना इतना आसान नहीं। व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल, then it is called इक्वल वेक्टर। अब मैं आपके सामने कुछ वेक्टर्स बनाता हूँ, आप अपने आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। आपके सामने तीन केस हैं, इन तीनों में से इक्वल कौन सा आप बता सकते हैं? ए वेक्टर, बी फर्स्ट वेक्टर। वाला। थर्ड इक्वल क्यों नहीं है? थर्ड की डायरेक्शन उल्टी है, मतलब इस वजह से। ये इक्वल वेक्टर्स है, ये बाकी दोनों नहीं है, ये इक्वल और ये वेक्टर थर्ड है। वाला एंटी पैरेलल वेक्टर है। हाँ, ये अनइक्वल है, एंटी पैरेलल है। ठीक है ना? ये डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, ठीक है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेके चलना है ना, मैंने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डेफिनेशन बनाई है। अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। लेंथ जो होती है ना वेक्टर की, लेंथ कितनी लंबी है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो इन दोनों की लेंथ भी लगभग बराबर है, और ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो पैरेलल है मतलब डायरेक्शन सेम है, और लेंथ बराबर है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है ना?
Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब इस वेक्टर को अगर मैं इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर को मैं आगे डिस्प्लेस कर दूं या इस वेक्टर को पीछे डिस्प्लेस कर दूं, पीछे डिस्प्लेस करने का मतलब ये डायरेक्शन इधर ही है वेक्टर का, बस वेक्टर को आगे पीछे कर दिया मैंने, समझ रहे हो ना? Parallel shift vector. पैरेलली शिफ्ट कर दिया फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में, वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदली, शिफ्ट किया उसे पीछे की तरफ, ठीक है ना? तो ऐसे वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं, फ्री वेक्टर्स। अब बहुत सारी डेफिनेशन लिखने का कोई तुक नहीं बनता, ये मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। पीछे शिफ्ट कर दिया, अब भी पैरेलल है इक्वल है, अब भी पैरेलल है इक्वल है, तो इन केसेस में वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर, ओ फ्री वेक्टर के, इक्वल तो है ही, इक्वल के साथ साथ फ्री वेक्टर, ठीक है ना? अब अगर किसी वेक्टर को मैं रियल नंबर से Sir, मल्टीप्लाई अगर करूं, कोई वेक्टर इक्वल है तभी अब अगर किसी वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, कुछ नहीं होना, उसका नेचर चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। देखो क्या कहना चाहता हूँ, जैसे ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है? अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं रियल नंबर 2 से, या मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं रियल नंबर 0.5 से, तो दोनों ही केस में क्या होगा? वेक्टर की डायरेक्शन तो वही रहेगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं एक निगेटिव नंबर से, अगर मैं इसे एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? चारों केस में आपको एक साथ बता रहा हूँ। देखो, ये एक ए वेक्टर है, अब इसे एक रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 ए वेक्टर हो गई, तो डायरेक्शन वही रही, लेंथ बड़ी हो गई। अगर इस वेक्टर को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0.5 ए वेक्टर हो गया, डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गई, ठीक है? अगर मैं इस वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। अगर इस वेक्टर को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो वेक्टर को जब हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करेगा, और अगर मतलब नंबर निगेटिव है तो वो उसके डायरेक्शन को भी रिवर्स कर देगा। लेकिन दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो डायरेक्शन वही रहेगा या बिल्कुल एंटी हो जाएगा, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब आप कहोगे सर ये यूज कहाँ होगा? तो देखो, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मास को अगर मैं एक रियल नंबर मानूं तो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर जैसी ही होगी लेकिन ए वेक्टर, ऐसे समझो, अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मेरे पास एक वेक्टर ए है और मैंने इसे एक रियल नंबर m से मल्टीप्लाई कर दिया जिसकी वैल्यू 1 2 5 10 कुछ भी हो सकती है। इसका मैग्नीट्यूड बदल गया, डायरेक्शन वही रहा, नेचर भी बदल गया। अब ये क्वांटिटी फिजिकली चेंज होकर फोर्स कहलाएगी, एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगी। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? इसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करो, टाइम स्केलर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका नेचर भी बदल गया। अब ये वेलोसिटी वेक्टर कहलाएगी, ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो yes, sir. द फैक्टर यानी रियल नंबर, जिसे आप कुछ भी कह सकते हो, लैम्डा, जिसे मैं यहाँ रियल नंबर कह रहा हूँ, when multiplied with a vector, having its own dimension,
जैसे मास का डायमेंशन है, टाइम का डायमेंशन है, अगर डायमेंशन है तो ही ये चेंज आएगा, हैविंग इट्स ओन डायमेंशन, ठीक है ना, then the dimension of product will change altogether, then the dimension of product will change altogether. ठीक है ना। अब है एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो पहले एडिशन समझते हैं, एडिशन समझ आ गया तो सब्ट्रैक्शन अपने आप समझ आ जाएगा, कुछ करना नहीं है खास। सपोज दो वेक्टर हैं मेरे पास, दो वेक्टर, ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक दूसरा मेरे पास बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर मान लो मैं कैसे बना दूं, चलो बी वेक्टर मेरे पास ये दो वेक्टर हैं अभी स्पेस में, ठीक है ना, और मैं इन्हें उठा के इस हिसाब से अरेंज कर दूं, सपोज ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, और मैं दोनों को उठा के इस हिसाब से अरेंज कर दूं कि ये एक ट्राइंगल फॉर्म करे। तो देखो अगर इस वाले वेक्टर को मैं यहाँ बना दूं, तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है। Yes, sir. देन थर्ड साइड, जो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी, दैट विल रिप्रेजेंट सम ऑफ द वेक्टर्स टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट सम टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। वर्ड्स को ध्यान रखना, देखो अभी समझाता हूँ। ये जो रिजल्टेंट होगा ये इन दोनों का सम होगा, बट इट इज इन अपोजिट ऑर्डर। वेक्टर ए ऐसा था, वेक्टर बी नीचे, तो कायदे से थर्ड साइड ऐसा होना चाहिए, तभी तो ये कंप्लीट होगा एक लूप, समझ रहे हो। बट ये लॉ है, अब आप ये नहीं पूछ सकते कि ये कैसे आया। दिस इज लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर हम दो वेक्टर को इस हिसाब से अरेंज करें कि वो सेम ऑर्डर में ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीसरा वेक्टर अपने आप रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अपोजिट सेंस में। तो ये एरो इधर नहीं होगा, ये एरो इधर होगा, अपोजिट सेंस। यही है Yes, sir. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आर वेक्टर विल बी ए प्लस बी वेक्टर, दोनों ही फिगर एक ही बात को कहते हैं, आप किसी से भी समझ सकते हैं। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं थोड़ा लेंदी लगेगा आपको, बट आप धीरे धीरे समझ जाओगे। पहले तो दोनों वेक्टर का डिस्क्रिप्शन देते हैं। इफ टू वेक्टर्स, कौन कौन से दो, ए एंड बी, मेरे साथ साथ इसे समझना भी वेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि ए एंड बी क्या है। रिप्रेजेंट्स two sides of a triangle in both magnitude and direction, दोनों चीज, in both magnitude and direction taken in same order, सेम ऑर्डर में लिया गया है, मतलब एक का टेल दूसरे के हेड से, टेकन इन सेम ऑर्डर। देन अब रिजल्टेंट की बात हो रही है, देन थर्ड साइड will represent both magnitude and direction of resultant vector taken in opposite order। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, लॉ खत्म। समझ गए। अगर यही हमें क्या करना होता, सब्सट्रैक्शन,
सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, कुछ नहीं, मेरे पास एक ये ए वेक्टर है, एक ये बी वेक्टर है. कैन आई रिप्रेजेंट सब्ट्रैक्शन एज एडिशन? ए वेक्टर बी वेक्टर, रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ये तो एडिशन के लिए पढ़ा आपने. क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, एडिशन रूल से ही मेरा सब्ट्रैक्शन भी हो गया, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं? यस सर. Yes, sir. तो हो गया. इस b का अगर मुझे माइनस बी बनाना हो तो कुछ नहीं करना, सेम लेंथ का इसके अपोजिट में खींच देना. अब ये माइनस बी वेक्टर हो गया. अब इसका जो थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट बताएगा. हो गया, सब्ट्रैक्शन कंप्लीट. टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम. r vector is equal to a vector plus of minus b vector, which will be equal to a vector minus b vector. Everything else will remain same. हो गया. एडिशन वाले रूल से ही आपका क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन भी सब्ट्रैक्शन. कंप्लीट हो गया. अब ध्यान रहे ये यहाँ टच कर रहे हैं, कोई ये समझे कि ये टच नहीं कर रहे, बट ऑनलाइन क्लास में लिखने की अपनी लिमिटेशन होती है. ये सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई गैप वैप नहीं है. अब एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, शायद आपको पूछा भी गया हो. एट व्हाट एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b? किस एंगल पे बराबर होगा, आप बता सकते हैं? 90 degree. 90 डिग्री. अब इसका डॉट प्रोडक्ट से भी तरीका है इसे सॉल्व करने का, लेकिन अभी आपने तुरंत जवाब दे दिया. कल रात एक स्टूडेंट मुझसे डाउट में पूछ रहा था, अगर मैं बी वेक्टर ऐसे रखूं तो नीचे वाला बी वेक्टर भी ऐसे ही होगा इसके जस्ट नीचे, तो दोनों के जो हाइपोटेनस होंगे उनकी लेंथ तो सेम होगी ना. और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड लेंथ को ही तो रिप्रेजेंट करती है. ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया माइनस का, ये ए वेक्टर था ही, ये आर वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये आर वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है बिकॉज हाइपोटेनस का लेंथ सेम है. आंसर क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट कैन आल्सो बी आंसर्ड विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. क्लियर है? Yes. एक अच्छा खासा Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया आपने. फॉलो करते हैं लॉज फॉलोड बाय वेक्टर एडिशन. तो वेक्टर एडिशन फॉलोज बेसिकली टू लॉज. वेक्टर एडिशन फॉलोज, फर्स्ट है क्यूमुटेटिव लॉ. क्यूमुटेटिव लॉ समझते हो आप लोग? A plus B is equals to B plus A. हाँ, क्यूमुटेटिव लॉ. और सेकंड है एसोसिएटिव लॉ. क्या आपको ये प्रूव करना आता है? क्यूमुटेटिव लॉ का मतलब सही कहा दुर्गेश तुमने, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, पर ऐसा मल्टीप्लाई में नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट में. इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है. बहुत सी चीजें तुम्हें सेम लगेंगी नॉर्मल अलजेब्रा जैसी, तो फिर दिमाग में ये आता है यार अलग से पढ़ क्यों रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, सारी चीजें सेम नहीं है. एसोसिएटिव का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी का पेयर है, तो ये ए प्लस बी का पेयर प्लस सी एज इट इज भी हो सकता है. इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं. तो इसे प्रूव करना आता है आप लोगों को, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को? कम्यूटेटिव तो आसानी से प्रूफ हो चुका. हाँ, सब A ले लेंगे, B ले लेंगे, फिर B ले लेंगे, A ले लेंगे, उनका रिजल्टेंट मतलब A मैग्नीट्यूड भी वही होगा और डायरेक्शन भी वही होगा. हाँ, कम्यूटेटिव प्रूफ करना आसान है, ठीक है ना. मैं एसोसिएटिव बताता हूँ. क्लियर है? कम्यूटेटिव प्रूफ करना आसान है. आप ए को पहले ले लो, बी को बाद में ले लो, या बी को पहले ले लो, ए को बाद में ले लो, वो आना है बी प्लस ए ही. एसोसिएटिव देखिए, अगर तीन वेक्टर हैं हमारे पास, सपोज एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये तीन वेक्टर हमारे पास अभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना.
ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये वेक्टर है सी वेक्टर। तो अगर मैं ए प्लस बी को जोड़ना चाहूं तो ये लाइन बनेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। सर। अगर मैं बी और सी को जोड़ना चाहूं तो ये लाइन बनेगी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कोई दिक्कत? तो जब सर। हम रिजल्टेंट देखेंगे, ये लाइन, इसको मैं चलो दूसरे कलर से लेता हूँ। जब हम ये लाइन का ये वाला रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या होगा, इस रिजल्टेंट को मैं दो ट्राइंगल की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो ये वाला ट्राइंगल, देखो कैसे, सॉरी ये नहीं, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, जल्दी बोलो। सर। इस ट्राइंगल की मदद से क्या होगा, ये ए प्लस बी ब्रैकेट में रहेगा, सी बाहर आ जाएगा। ट्राइंगल लॉ यही कहता है ना। तो यहाँ एक साइड है ए प्लस बी वेक्टर, ये वाली साइड, और ये वाली साइड है प्लस सी वेक्टर, समझ रहे हो। तो इस साइड की वैल्यू ये आ गई। अब सेम साइड को अगर मैं, एक सेकंड, सेम साइड को अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ, दूसरे वाले ट्राइंगल से, और किस ट्राइंगल में ये वाली साइड आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, इस ट्राइंगल में आ रही है ना। यस सर। तो इस ट्राइंगल की हेल्प से मैं कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर, ए वेक्टर एज खाली है और बी प्लस सी ब्रैकेट में है ना। अब ध्यान दो, दोनों सेम साइड को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक ही साइड को लिखने के दो तरीके हो गए हैं, तो यह अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी वैक्टर बिकॉज बोथ आर रिप्रेजेंटिंग सेम साइड इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी प्लस सी वैक्टर। समझ गए, ये एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो गया तीन वैक्टर की हेल्प से। इसे देख के आप रिकॉर्डिंग देखते देखते जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप उसकी एक एक लाइन पढ़ पाएंगे, समझ गए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, सिंपली अगर एक पैरेललोग्राम के दो साइड दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वहाँ ट्राइंगल की बात थी, यहाँ पैरेललोग्राम। तो अगर एक वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है तो इनका डायगोनल रिजल्टेंट को बताएगा, हो गया। यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, खत्म। इनका जो डायगोनल होगा वो इनके रिजल्टेंट को बताएगा। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर अब आप ऐसे देखें तो ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। और अगर आप इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो वही आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब वो डेफिनेशन एंड ऑल वो पीछे से कॉपी पेस्ट कर लेना, जहां जहां ट्राइंगल वर्ड था वहां पैरेललोग्राम वर्ड लिख देना, और अपोजिट ऑर्डर वाली बात हटा देना, रिमूव अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर एंड ऐड एडजेसेंट साइड। ये दो वर्ड का रिप्लेसमेंट करोगे आप, बाकी सब सेम हो जाएगा। लिख के दिखाऊंगा, कर लोगे, Yes सिंपल sir. है। Join two vector from tail to tail as two adjacent side of a parallelogram. हाँ, विच रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिखना होगा आपको। देन द डायगोनल विल रिप्रेजेंट in both magnitude and direction the third, the sum of above two vectors a and b। समझ गए। वहाँ हेड टेल जोड़ रहे थे इसलिए उसे हेड टेल मेथड भी कहते थे, और इसे टेल टेल मेथड भी कहते हैं। ध्यान दो, ये थोड़े देसी टाइप के नाम है इसके। यहाँ आप क्या जोड़ रहे थे, हेड को टेल से, तो इसे हेड टेल मेथड कहते हैं।
यहाँ क्या जोड़ रहे हो आप, टेल को टेल से जोड़ रहे हो, तो इसे टेल टेल मेथड भी कहते हैं। तो कई जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हेड टेल मेथड या टेल टेल मेथड, तो वो भी ठीक है। क्लियर है? ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए आपको दोबारा ज्वाइन करना होगा, ये मीटिंग एंड होने वाली।